मैं उम्मीद करता हूं और उसी के लिए काम कर रहा हूं। हमारे जितने साथी हैं इंडिया गठबंधन के, चाहे वो राजद के नेता हों, कार्यकर्ता हों, चाहे वाम दल के सारे नेता हों, कार्यकर्ता हों, या कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं नेता हों, उनका एक ही लक्ष्य है कि पहली मर्तबा मधुबनी में लालटेन जलाया जाए और अब की लालटेन जलेगा। यहाँ पर पिछली बार 4 लाख अधिक वोट से एनडीए जीती थी। यहाँ पर माई समीकरण से ऐसा कहा जा रहा है उसमें से आप मेहरबानी करके ये भारतीय जनता पार्टी वाली भाषा, आप भारतीय जनता पार्टी का भाषा इस्तेमाल मत करिए। आपको बता देना चाह रहा हूँ, मुझसे इस तरह के जवाबों की उम्मीद मत रखिएगा। ये पार्टी सभी दल का है, सभी तरह के लोगों का है। आप हमें कुछ अक्षर दे करके दूसरे जो जाति के लोग हैं या दूसरे लोग उनको काटना चाहते हैं हमारे पार्टी से या हमारे गठबंधन से, ऐसा है नहीं। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया, ये A to Z की पार्टी है, ये नौजवानों की पार्टी है, ये बेरोजगारों की पार्टी है, ये किसानों की पार्टी है, समाज के अंदर जो बदलाव चाहते हैं ये उसकी पार्टी है। तो अब आप भूल जाइए वो सब जो आप लोगों ने क्रिएट किया था आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले। हम लोग न तो सुनना चाहते हैं आपका MY, न उस पर चलना चाहते हैं, न वैसी कभी हमारी पार्टी की सोच है। मधुबनी से क्या आपका मतलब लोकसभा चुनाव का क्या एजेंडा क्या है? किस एजेंडे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? एजेंडा यह है कि बाप बेटा ने मिलकर के पिछले 3 मर्तबा से मधुबनी लोकसभा को जीता और ये तीन जितने 15 साल का वक्त हुआ। अगर आप ही पत्रकार भाई लोग यहाँ हो तो बताओ कि भारत सरकार से कौन कौन से काम इन्होंने कराए। वैक्सी कोर्स की बात मत करना। और अगर दरभंगा आ जाओ, 13 साल, 13.25 साल मैं लोकसभा का मेंबर रहा और वहां पर क्या क्या काम हुआ है वो आप भी जानते होंगे। रेल चल रहे होगा ट्रेन के ऊपर, वो भी मेरा ही लाया हुआ है दरभंगा। आज केंद्रीय विद्यालय है आपके, आप ही के लोकसभा में है। 2 ये जो आज देख रहे हो यहाँ नवोदय विद्यालय, ये मैंने फाउंडेशन किया था। और मधुबनी का जितना भी आपका ब्लॉक है, हर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अली अशरफ फातमी का एज ए मंत्री दिया हुआ है। मेरा तो काम मिल जाएगा, मैं कुछ नहीं था आपके यहाँ। लेकिन इन दोनों बाप बेटे से पूछो कि 15 साल में मधुबनी के लिए क्या किया है। अगर कहीं पर भी एक काम भारत सरकार से लाए होंगे तो मुझे बता देना। बता दे रहा हूं कि मैं मधुबनी को कभी अलग नहीं समझा। जब हम पहली मर्तबा 95-96 में ब्रॉड गेज लाए, दरभंगा समस्तीपुर से दरभंगा कनेक्ट किया, तो आइडिया वहीं तक का नहीं था। उसको नरकड़ियागंज से भी जोड़ना था और आपके जयनगर से भी जोड़ना था। और आप याद करना कि जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो उसका फाउंडेशन भी किया उन्होंने और उसका हम लोगों ने उद्घाटन भी किया था। अगर याद नहीं हो तो आप देख लेना रिकॉर्ड में। तो कोई योगदान नहीं है। हमने दरभंगा में जो बहने वाली नदियां हैं, कमला, बागमती, जीवछ, इन नदियों के नाम पर, ताकि हमारी पहचान हो पूरे देश के अंदर, ट्रेनें चलाई यहाँ से। और 1-2 नहीं, आप हमारे वक्फी में आप यहाँ से बेंगलोर, यहाँ से हैदराबाद, यहाँ से पुणे, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, गुवाहाटी और हर जगह आपने हर जगह का आपने सफर अली अशरफ फातमी की वजह से किया। और अगर ब्रॉड गेज नहीं आया होता तो आज भी हम ठोकरे खा रहे होते। तो देखो हमने तो काम करके दिखाया है। पासपोर्ट ऑफिस तो जितना फायदा दरभंगा वाले को हुआ उतना ही मधुबनी वाले को हुआ। NIOS का रीजनल सेंटर, इग्नू का रीजनल सेंटर, मानू का रीजनल सेंटर मैंने काम किया है दरभंगा के अंदर। अब मैं मधुबनी आया हूँ, पार्टी ने मुझे भेजा है कि जाइए वहां का भी विकास कीजिए, वहां का पार्टी को जिंदा कीजिए। मैं ग्राउंड का आदमी हूँ, धरती का। मैं धरती पर रह करके
इंडिया गठबंधन को भी मजबूत करूंगा, राष्ट्रीय जनता दल को भी मजबूत करूंगा और एक ऐसा आधार बनाऊंगा कि आगे आने वाले चुनाव में भी 2025 में बिहार के अंदर तेजस्वी की सरकार बने। इसलिए हमारा लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ा है, समझ लेना। और अगर आप लोग गवाह हो कहीं पर भी कि अगर इन तीनों, मैंने कहा 3 टर्म के अंदर बाप बेटे ने कभी, हमने भाषण सुना है हुकुमदेव जी का पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन वो मोदी जी की तारीफ करने के लिए थी, कभी भी मधुबनी के लिए उन्होंने कोई चीज मांग नहीं किया। मैं मधुबनी को हिंदुस्तान के नक्शे पे लाना चाहता हूँ, तरक्याती नक्शा, मतलब नक्शे पे तो है, मतलब जहाँ डेवलपमेंट हो, इसका भी हिस्सा इसको मिले। क्या आप लोग महसूस नहीं करते कि मधुबनी को भारत सरकार के खजाने से उसका हिस्सा मिले? क्या सब चीज उठ करके गुजरात चला जाए? बोलो कितने लाख करोड़ रुपए गुजरात पे खर्च हो गए, बिहार पे क्यों नहीं खर्च होता? इसलिए साथियों, हम अपनी सरकार चाहते हैं दिल्ली के अंदर। इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी और मधुबनी का विकास होगा। मधुबनी के विकास का मतलब मिथिलांचल का विकास होगा। मधुबनी के विकास का मतलब हिंदुस्तान में जो एक इलाका बिल्कुल दबा कुचला है, जहां शिक्षा कम है, जहां पे गरीबी है, जहां किसान परेशान है, जहां मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है। बोलो, याद करो, मोदी ने कहा 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, दे पाया? पूरे 10 साल के अंदर अगर 20 लाख 25 लाख नौकरी भी दे दिया हो तो बताना। तेजस्वी ने कहा कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा, चीफ मिनिस्टर बना, तो हम 5 साल के अंदर हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। और सिर्फ 17 महीने में, आपको याद होगा नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, ये 10 लाख नौकरी की बात करता है, बाप के घर से लाके देगा। और तेजस्वी ने साबित कर दिया 17 महीने में कि जो लक्ष्य उसने रखा था वो 10 लाख का वो कम था। अगर उसको पूरे 5 साल का मौका मिलता एज ए डिप्टी सीएम में तो समझ लो रिकॉर्ड कहां चला जाता। तो वो निश्चित रूप से एक लाजवाब और एक नौजवान लीडर है जिसके पास बिहार के लिए लक्ष्य है। और यहीं पे मैं कहना चाहता हूं, जो आप हमें फंसाना चाहते हो TY में, LY में, पता नहीं किसमें, उसमें हम लोग फंसने वाले नहीं है। ये आज चले जाओ पूरे बिहार के अंदर, हर नौजवान जिसको नौकरी मिल गई वो भी खुश है, आज जिसको नहीं मिली है उसको सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी से उम्मीद है। इसलिए बोलिए सर, इंडी के दो सर, इंडी बोलते हो, इंडिया बोलिए, इंडिया बोलो, पहले इंडिया बोलो, सर, इंडिया बोला कीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत बोलिए, इंडिया बोलिए। महागठबंधन क्या सीट है, कितना सीट की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? आप कितना जितवाना चाहते हैं और कहीं जीत जाएंगे, घबराइए मत। अगला प्रधानमंत्री कौन? देखो ये जो प्रधानमंत्री है, ये सिर्फ ये सब जो है ना प्रचार वाली पार्टी है। एक मिनट सुनो मेरी बात, प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? आप मेरी बात सुनो ना। प्रधानमंत्री 2004 में कौन बना था? 1991 में कौन बना था? 1996 में कौन बना था? 89 में कौन बना था? सन 77 में कौन बना था? कोई प्रधानमंत्री तय हुआ था? बताओ। जिस दिन जीत जाएंगे हम लोग, रिजल्ट आ जाएगा, इंडिया गठबंधन बैठेगा, अपना प्रधानमंत्री चूज कर लेगा। महागठबंधन के 2 मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, इससे कैसे लड़ेगा महागठबंधन? भारतीय जनता पार्टी का जो जानती है कि हम चुनाव जीत नहीं सकते, तो या तो वो जीते हुए लोगों को खरीदती है, परचेज करती है। आपको याद होगा गोवा का असेंबली, आपको याद होगा मध्य प्रदेश, आपको याद होगा अभी का महाराष्ट्र। और जहां नहीं कर पाती है पैसों से, वहां पर हिंदुस्तान के ये जो ईडी है, इनकम टैक्स है, जितने भी तरह की चीजें हैं, उसका इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करके दबाने की कोशिश करती है। और उसी दबाव में ताकि डर जाए लोग, वोट भी न मांग सके। बताओ, इलेक्शन अनाउंस हो गया,
इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, उससे पहले भी गिरफ्तार कर सकते थे आप, लेकिन आपने वक्त का इंतजार किया। आज शिबू सोरेन हो या केजरीवाल हो, इलीगल तरीके से उनको डिटेन किया गया है। इन पे कोई भी, हेमंत सोरेन, उनके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं है। हाई कोर्ट के अंदर बयान दिया है केजरीवाल ने, सुन लीजिए, और कोई भी इल्जाम नहीं है, सिर्फ ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम बताओ, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या हुआ? कितने हजार करोड़ रुपया क्या करेगा लेकर के? भारतीय जनता पार्टी से पूछो, इतने पैसे का क्या करोगे भाई? कितने 100 साल इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हो? ये तो लगता है कि आज 100 साल का पैसा जमा कर लिया। हम लोग तो मांग करके इनसे उनसे चुनाव लड़ते हैं, और ये तो बॉन्ड पे जमा कर लिया है। तो ये देखो, और वो भी पैसा कैसे आया है समझ रहे हो? इसी ईडी के जरिए, इसी इनकम टैक्स के जरिए नोटिस भेज दिया, पीछे से अपने वो भेज दिया रसीद, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, नामी बेनामी। तो इसमें कहते थे ना वो मोदी जी कि जो विदेश के अंदर काला धन लाएंगे, 15 लाख आप लोगों के अकाउंट में डाल देंगे, ये भी काला धन है, याद रखना। और इतना बड़ा घोटाला पूरी दुनिया के अंदर नहीं हुआ होगा, ये बहुत बड़ा घोटाला है। और काला धन तो आया नहीं, काला धन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने जमा कर लिया अपने खाते में। तो एक चीज याद रखना, जनता हर चीज को देखती रहती है, और जिस दिन उसको समझ में आ जाता है तो कोई तानाशाह हो, कोई बादशाह हो, डिक्टेटर हो दुनिया के अंदर, कोई नहीं बचा है जिसको जनता छोड़ देती है। इसलिए आप समझ लेना, एक से एक कलाकार लोग ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसके यहाँ ईडी जाना बंद हो गया, इनकम टैक्स बंद हो गया। और आपके यहाँ कोई भी ज्वाइन कर लिया, या कोई है जो जिसकी वजह से सीट निकलेगी, इलेक्शन जीत सकता है इंडिया गठबंधन, तो उसके यहाँ ईडी भेज दो, इनकम टैक्स वाले को भेज दो। तो इसलिए साथियों, आप घबराइए नहीं, झूठ पूरे देश को पता चल गया है। इनका गारंटी सब याद कर लो, 2 करोड़ नौकरी, 100 स्मार्ट सिटी, गंगा को साफ करेंगे, गंगोत्री से बे ऑफ बंगाल तक साफ गंगा का पानी बहेगा। कहाँ गया था? और इनसे पूछो, ये बहुत बड़े देशभक्त हैं, कितना 100 किलोमीटर एरिया आज चीन ने हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया। उनसे पूछिए कि वो कब वापस लाएंगे। और कांग्रेस के बारे में मत करना, कांग्रेस ने तो साबित किया है कि आज देश न्यूक्लियर पावर अगर है तो कांग्रेस की वजह से, अगर आज स्पेस के अंदर है आपका मुल्क तो कांग्रेस की वजह से। अगर आप याद करो कि अगर जितने भी आईटीज हैं, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उसको बनाया कांग्रेस ने, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे जो भी एकेडमिक का काम हो, उसने बढ़ाया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो कांग्रेस है जिसने पाकिस्तान को भी सबक सिखाया, और उसने करके दिखाया। आप सिर्फ बोलते हो, वोट लेने के लिए तनाव पैदा करते हो समाज के अंदर, बिखराव पैदा करते हो समाज के अंदर, ताकि आपको वोट मिल जाए। तो वोट आप तनाव पैदा करके, भाईचारा को खत्म करके लेना चाहते हो, इसको भी जनता देख रही है। हम ये चाहते हैं, हमारी पार्टी ये चाहती है, इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि भाईचारा रहे, प्यार रहे, मोहब्बत रहे, हिंदुस्तान आगे बढ़े, और हिंदुस्तान के अंदर जो आमदनी हो, जो पैसा है देश के पास, वो गरीबों तक भी पहुंचे। आज क्या हो रहा है, मुट्ठी भर लोग, देश का बड़ा रकम जा रहा है उनके पास, और उसमें 3-4 फैमिली है, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, और उनके पास 1800 करोड़ का बंगला बन रहा है। हमारे चलने के लिए मोटरसाइकिल नहीं है गरीबों को, और वो 800 के जहाज पे चलते हैं। याद करो, गांधी जी ने जब इंग्लैंड छोड़ा, देश आए, हिंदुस्तान आए, तो उन्होंने पहला काम किया, टाई उतार के फेंका, कोट उतार के फेंका, पैंट उतार के फेंका, और एक
धोती में वो आ गए और कभी भी फर्स्ट क्लास ट्रेन में नहीं चलते थे, वो थर्ड क्लास बॉगी में सफर करते थे। तब उन्होंने हिंदुस्तान बदला। आज हमारा प्रधानमंत्री 700 से 800 करोड़ का जहाज लेकर के उड़ता है, BMW और मर्सिडीज लेके चलता है, ठीक है। और जो कोट भी जो पहनता है ना, तो 20 लाख रुपए का सूट। कभी मालूम है, देखा आपने उनकी घड़ी देखी है, करोड़ से 2 करोड़ रुपए की होती है। कलम जो है ना, ये कलम देखो कितना का होगा, 5 रुपए का होगा। वो 1 लाख से कम का कलम इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या 1 लाख के कलम से वो कुछ अलग लिखेंगे? और कोई एक गरीब प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो अलग लिखेगा? सिग्नेचर तो सबसे हो सकता है। इसलिए ये जो चाय बेचने वाले थे, आज देश बेच रहे हैं, इसको समझ लेना। और वो सपना 2047 का दिखा रहे हैं। यार बताओ, तुमने 10 साल में क्या किया और अगले 5 साल में क्या करोगे? हमको सपना दिखाते हो 2047 का, और वो सपना अगर देश देख रहा है तो वो देन है मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह याद रखना, अगर सन 91 में वो फाइनेंस मिनिस्टर न हुए होते और देश के अंदर तब्दीली लाने का काम नहीं शुरू किया होता और 2004 में थे प्रधानमंत्री, मुल्क को सही राह पर नहीं ले गए होते, तो आज जो तरक्की चारों तरफ देख रहे हो, चाहे बिजली हो, चाहे अच्छी सड़कें हो, चाहे अच्छी ट्रेन हो। देखो जितना भी एयरपोर्ट है तुम्हारा, चाहे दिल्ली का, बॉम्बे का, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, ये सब उसी जमाने में बना। मुल्क को बदलने का काम किया मनमोहन सिंह ने, और पैसा वहीं से आना शुरू हुआ और उसको कोई रोक नहीं सकता है। 2050 तक हिंदुस्तान, चाहे प्रधानमंत्री जो भी रहे, जिस पार्टी के रहे, 2050 तक हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा और हम मजबूत बनेंगे, हम ताकतवर बनेंगे, चाहे मिलिट्रीली हो, इकोनॉमिकली हो, हर लिहाज से। लेकिन हमें समाजी तौर पे एक रहना होगा। हम मिलजुल के रहेंगे और गरीबों का ध्यान देंगे। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पैसा जाने से मुल्क खुशहाल नहीं बन सकता। यहाँ पे रहने वाले समाज में दबे पिछड़े, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, जितने भी तबके के लोग हैं, चाहे अकलियत के लोग हों, चाहे ऊंची जाति के लोग हों, सबको सहूलत मिले, ये मुल्क आगे बढ़े। लक्ष्य हमारा वही होना चाहिए। और कहिए बाप बेटा को भाषण कम दे, 3 मर्तबा लोकसभा का हुआ है, जीते हैं वो लोग। आज हर जगह कहता है हम तो देखा ही नहीं MP को, कब जीता, कहाँ गया। और आज आपसे मैं बता देना चाहता हूँ, आज मधुबनी के लोग बदलाव चाहते हैं।